हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 13 मार्च 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 5 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो जल जीवन मिशन से संबंधित है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। जल जीवन मिशन के पुनर्गठन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक पेयजल कवरेज के लक्ष्य को तेज करने के लिए वित्तीय सहायता में बड़ा इजाफा किया गया है, मतलब वित्तीय सहायता को बढ़ा दिया गया है। सरकार ने मिशन के लिए 8.69 लाख करोड़ का संशोधित कुल बजट स्वीकृत किया है। आपको पता होगा कि जब 2019 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था, तब केंद्र सरकार ने कुल सहायता 2.08 लाख रुपए करोड़ की थी, जो इसको अब बढ़ा के 8.69 लाख करोड़ कर दिया गया है। और ये जो जल जीवन मिशन 2.0 है, इसके तहत एक नया राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा सुजलम भारत शुरू किया गया है। ये क्या है? तो इस प्रणाली के माध्यम से पूरे ग्रामीण जल आपूर्ति तंत्र का डिजिटल मैपिंग किया जाएगा। जो पूरा ग्रामीण जल आपूर्ति तंत्र होगा, उसका डिजिटल मैपिंग किया जाएगा इस सुजलम भारत ऐप के द्वारा। और हर गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव या सर्विस एरिया आईडी दी जाएगी। इससे पानी के स्रोत से लेकर घर के नल कनेक्शन तक पूरी आपूर्ति श्रृंखला की निगरानी की जा सकेगी। तो ये जो आईडी प्राप्त होगा, उसके द्वारा जो पानी का स्रोत होगा, वहाँ से लेके नल में जो घर में नल का कनेक्शन आएगा, वहाँ तक जो भी आपूर्ति श्रृंखला है, उसकी पूरी निगरानी की जा सकेगी। और ये जो विस्तारित जल जीवन मिशन 2.0 है, इसका लक्ष्य है कि दिसंबर 2028 तक सभी 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक नल जल कनेक्शन उपलब्ध हो जाए। तो इस लक्ष्य के साथ इस जल जीवन मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। और ये जो मिशन है, ये विकसित भारत 2047 की जो राष्ट्रीय दृष्टि है, उसके अनुरूप है, जिसमें सतत जल प्रबंधन, मजबूत बुनियादी ढांचा और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से सभी ग्रामीण नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये उस विकसित भारत मिशन 2047 की राष्ट्रीय दृष्टि के भी अनुरूप है। नेक्स्ट टॉपिक राजस्थान के नागौर जिले में पाई जाने वाली नागौरी पान मेथी से संबंधित है। तो राजस्थान के नागौर जिले की प्रसिद्ध नागौरी पान मेथी को पौधा किस्म संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया है। ठीक है, ये जो पंजीकरण है, ये फरवरी 2026 में पौध विविधता पत्रिका में आधिकारिक रूप से प्रकाशित किया गया है और इसे कम्युनिटी फार्मर्स वैरायटी श्रेणी में ये मान्यता दी गई है। इससे क्या होगा? तो इससे नागौर जिले के किसानों को इस फसल पर वैधानिक स्वामित्व और कानूनी अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब नागौरी पान मेथी के बारे में देख लेते हैं। तो ये मेथी की एक किस्म है जिसकी खेती मुख्य रूप से नागौर जिले में की जाती है और ये लगभग 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में उगाई जाती है। इसकी खेती के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, वो है मुंडवा, नागौर, मेरता सिटी, जायल, डेगाना और खिंवसर। इन क्षेत्रों में मेनली इस मेथी की खेती की जाती है और यह एक मल्टी कट पत्तेदार पौधा होता है, जिसका अर्थ होता है कि किसान एक ही मौसम में कई बार इसकी पत्तियों की कटाई कर सकता है और पत्तियों को धूप में प्राकृतिक रूप से सुखाकर बाजार में मसाले के रूप में बेचा जाता है, जैसे कसूरी मेथी बेचा जाता है। तो पहले इसको कसूरी मेथी के नाम से ही बेचा जाता था, क्योंकि इसको अलग पहचान प्राप्त नहीं थी, तो कसूरी मेथी के नाम से बाज़ार में बेचा जाता था। लेकिन अब जो ये पेटेंट प्राप्त हुआ है, तो इसके बाद इसकी एक अलग पहचान विकसित होगी और इसको इसके नाम से बाज़ार में बेचा जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाने के लिए 3630.77 करोड़ रुपए की रिवाइज टोटल कैपिटल कॉस्ट को मंजूरी दे दी है। ये जो प्रोजेक्ट है, ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा में
लागू किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी हाइब्रिड एन्यूटी मोड के तहत विकसित की जाएगी। तो ये जो ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी ये हाइब्रिड एन्यूटी मोड के तहत विकसित की जाएगी। और नोएडा इंटरनेशनल हवाई अड्डा के लिए इस ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी परियोजना के तहत 31.42 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा। और ये कॉरिडोर किन क्षेत्रों को जोड़ेगा? तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, सोहना, स्पर, इन सबको हवाई अड्डे से जोड़ेगा। यह रणनीतिक सड़क कॉरिडोर जो है ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर और जेवर स्थित नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच यात्रियों एवं माल परिवहन के लिए सीधा और तेज मार्ग उपलब्ध कराएगा। और इसके साथ ही ये जो ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर होगा ये कई महत्वपूर्ण परिवहन नेटवर्क से भी जुड़ा होगा, जैसे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और समर्पित माल गलियारा। तो इन सारे कॉरिडोर से भी ये ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी कॉरिडोर जो बनेगा वो जुड़ा होगा। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है इसे आमतौर पर जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है और भारत की सबसे बड़ी आगामी विमानन अवसंरचनाओं में से ये एक है। ये जो हवाई अड्डा है ये कहाँ स्थित है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में विकसित किया जा रहा है और भविष्य में एनसीआर के लिए एक प्रमुख विमानन केंद्र बनने की उम्मीद है। इसको विकसित करने का लक्ष्य यही है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उस पर दबाव कम हो सके, इस उद्देश्य से इस हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 से संबंधित है। तो अभी हाल ही में एलपीजी को लेके कुछ अफवाह भी फैल रही है और कुछ सरकार द्वारा निर्देश भी जारी किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि ईरान और इज़राइल, अमेरिका, इन सब के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, इस बीच में तेल आपूर्ति, एलपीजी कनेक्शन की आपूर्ति, इन सब पे वैश्विक संकट बना हुआ है क्योंकि कई सारे कंटेनर फंसे हुए हैं होर्मुज स्ट्रेट में, तो वो आ नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से ये इन सब पे संकट बना हुआ है, वैश्विक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तो ऐसे में ही भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में जो ये भू राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, तो इस बीच एलपीजी और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू किया है। और ऐसा इसीलिए किया गया है क्योंकि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में संभावित बाधा की आशंका है इस भू राजनीतिक तनाव के कारण। तो अब आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जो निर्देश जारी किए गए हैं उसको देख लेते हैं क्या क्या निर्देश जारी किए गए हैं। तो तेल रिफाइनरियों को प्रोपेन और ब्यूटेन स्ट्रीम का उपयोग कर एलपीजी उत्पादन अधिकतम करना होगा। प्रोपेन और ब्यूटेन को पेट्रोकेमिकल उद्योग में उपयोग के लिए मोड़ा नहीं जा सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां जो होंगी उनको एलपीजी की आपूर्ति मुख्य रूप से घरेलू उपभोक्ताओं को करनी होगी। और इसके साथ ही एलपीजी सिलेंडरों की जो नई बुकिंग होगी वो 25 दिन की बुकिंग विंडो तय की गई है उसके लिए, ताकि जमाखोरी को रोका जा सके। जैसे अगर आज एक सिलेंडर इशू हुआ तो उसके 25 दिन के बाद ही आप दूसरे सिलेंडर के लिए बुकिंग कर सकते हैं। पहले ये डेट शायद 20 दिन का टाइम था या 15 दिन का टाइम था, उसको बढ़ाकर अब 25 दिन कर दिया गया। 25 दिन के पहले आप बुकिंग नहीं कर सकते हैं। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम क्या होता है? तो आवश्यक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 जो है ये संसद द्वारा पारित एक कानून है जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक वस्तुएं जनता को उचित कीमतों पर उपलब्ध रहें और उनकी जमाखोरी या कालाबाजारी ना हो सके। इसके तहत सरकार को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है सरकार, कीमतें तय कर सकती है या मूल्य सीमा निर्धारित कर सकती है, जमाखोरी रोकने के लिए स्टॉक सीमा तय कर सकती है, व्यापार और भंडारण को नियंत्रित या प्रबंधित कर सकती है। तो ये सारी शक्ति ये अधिनियम लागू होने के बाद सरकार को प्राप्त हो जाती है।
अब आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक वस्तु किसको माना जाता है? तो सरकार सार्वजनिक आवश्यकता के अनुसार कुछ वस्तुओं को आवश्यक वस्तुएं यानी कि इसेंशियल कमोडिटी घोषित कर सकती है। समय समय पर इनमें कुछ वस्तुएं शामिल रही हैं, जैसे खाद्यान्न और दालें, खाद्य तेल और सब्जियां, उर्वरक, दवाएं, पेट्रोलियम उत्पाद जैसे एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस। तो ये सारी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु के रूप में चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक तमिलनाडु से संबंधित है। तो प्रधानमंत्री मोदी अभी हाल ही में तमिलनाडु के दौरा पे थे और इस दौरान उन्होंने तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में लगभग 5600 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। और इस कार्यक्रम के दौरान प्रमुख घोषणाओं में से एक घोषणा जो है वो भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के शिलान्यास से संबंधित है। तो इसका शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। और ये जो गैस नेटवर्क है ये नीलगिरी तथा इरोड जिला में स्थापित किया जाएगा और इस परियोजना में लगभग 3700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है इस निवेश का? तो स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाना। इस नेटवर्क के तहत करीब 9 लाख घरों तथा कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पाइप्ड नेचुरल गैस की सुविधा प्रदान की जाएगी। तो इस उद्देश्य से ये भारत पेट्रोलियम के सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का शिलान्यास किया गया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के ल्यूब ब्लेडिंग प्लांट को देश को समर्पित किया, जो चेन्नई में स्थित है। यह संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े लुब्रिकेंट ब्लेंडिंग प्लांटों में से एक माना जाता है और ये प्लांट ऑटोमोबाइल, औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों में बढ़ती लुब्रिकेंट की मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यक्रम के दौरान एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के तहत ऐतिहासिक गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के पास नए हाईवे बाईपास के निर्माण की भी आधारशिला रखी गई है, जिसे इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम, इनके द्वारा ये गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर बनवाया गया था और इसको यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया गया है। यानी कि ये जो मंदिर है ये यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थल है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।